सब्सक्राइब करें अपने चैनल इग्नू लर्निंग सेंटर को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट इग्नू रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और स्टडी मटेरियल सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल इग्नू लर्निंग सेंटर। आज के इस वीडियो में हम 19 फरवरी 2021 को पूछे गए FST 1 के क्वेश्चंस के आंसर देखने वाले हैं। ये वीडियो लाने में आंसर की लाने में थोड़ी लेट हो गई है क्योंकि आपके लिए 100% ऑथेंटिक और सही आंसर लाने थे। तो वीडियो भले ही देर से आई है, लेकिन जो इसमें जो आंसर मिलेंगे वो आपको ऑलमोस्ट 100% सही मिलेंगे। फिर भी अगर किसी तरह की कोई मिस्टेक होती है तो आप नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तर्कसंगत यांत्रिकी विज्ञान की विशेषता है? तो आपको यांत्रिकी विज्ञान की विशेषता बताना है। यांत्रिकी जो है मैकेनिक्स, तो मशीनरी की बात हो रही है, तो मशीनरी की सीधा सी बात है कि उसमें उत्तोलक का ही प्रयोग होगा। भोजन पकाना, सजीवों का अध्ययन और मानव व्यवहार का अध्ययन ये नहीं हो सकता। उत्तोलक का जो प्रयोग है वही तर्कसंगत यांत्रिकी विज्ञान की विशेषता है। चलिए नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसके बाद भारत की वास्तुकला शैली में अत्यधिक बदलाव आया? तो आपको पता होगा कि तुर्की द्वारा जब विजय हुआ था, अफगानों ने और तुर्कियों ने जब भारत पर आक्रमण किया, उसके बाद वास्तुकला शैली में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए भारत में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि तुर्की द्वारा विजय, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, भारतीय धातु कर्मियों ने 5वीं-4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में निम्नलिखित में से किसके उत्पादन की तकनीकों में दक्षता हासिल कर ली थी? तो 5वीं-4वीं ईसा शताब्दी ईसा पूर्व, जैसा कि आपको पता है कि इस समय जो था वैदिक सभ्यता का विकास हो चुका था। और वैदिक सभ्यता जो थी वो लौह युगीन सभ्यता थी, मैंने पढ़ाया भी हुआ है अपने वीडियोस में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा और स्टील के जो उत्पादन है उसमें दक्षता हासिल कर ली थी भारतीयों ने। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटी ज्ञात तरंगदैर्घ्य की रेडियो तरंगे कहलाती हैं। तो सबसे छोटी जो तरंगदैर्घ्य होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, उनकी ही तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी होती है। तो इन सब में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की जो किरणें होती हैं वो गामा किरणें होती हैं, इसलिए इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों के डेल्टा में प्राकृतिक गैस और तेल के विशाल निक्षेप हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। तो कौन से नदी के डेल्टा में प्राकृतिक गैस और तेल के विशाल निक्षेप है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि गोदावरी और महानदी। गोदावरी और महानदी के डेल्टा में प्राकृतिक गैस और तेल के बहुत विशाल भंडार हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी की उर्वरता मिट्टी की डैश को प्रतिधारण करने की क्षमता पर निर्भर करती है। तो आपको बताना है कि मिट्टी की उर्वरता किस पर निर्भर करती है। तो आपको पता होगा कि जो मिट्टी की उर्वरता है उसमें जल और ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर 1, जल और ऑक्सीजन को जो धारण करने की क्षमता होती है उस पर निर्भर करती है। क्योंकि अगर आपको पता होगा कि जहाँ पे जल नहीं होता वहाँ पे जो मिट्टी है वो बंजर हो जाती है, तो उर्वरता का सीधा सीधा कनेक्शन जल से है। तो आप ये जान सकते थे कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, हमारे देश में कुल वर्षा का लगभग 80% डैश के कारण होता है। तो आप सभी को पता होगा कि हमारे देश में सबसे पहले जो वर्षा का जो आगमन होता है वो केरल के द्वारा होता है, और केरल भारत के दक्षिण पश्चिम में पड़ती है। और उसी मानसून के द्वारा भारत के लगभग 80% हिस्सों में बारिश होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दक्षिण पश्चिम मानसून। 8 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के मुर्गी पालन के उद्भव का इतिहास डैश के लाल जंगली मुर्गों में ढूंढा जा सकता है। ये मुर्गी पालन का इतिहास के बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी था। मध्य प्रदेश के साहिवाल के जो मुर्गे हैं उन्हीं से मुर्गी पालन का जो उद्भव हुआ है। तो देखिए हमारे वीडियोस से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं, ऑलमोस्ट 40 से क्वेश्चन के अबव इसमें आए हैं। देखिए क्वेश्चन जो है वो एकदम डायरेक्टली तो सेम टू सेम नहीं आएंगे, लेकिन उससे मिलते जुलते क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप अगर उनको पढ़े रहेंगे तो आप क्वेश्चन इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। कितने क्वेश्चन इसमें आए हैं ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ कि आपको कितना उसमें अटेम्प्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी फसलें डैश के बीच उगाई जाती हैं। तो रबी फसलें कब से कब उगाई जाती हैं? तो अक्टूबर से मार्च के बीच में रबी फसल उगाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अक्टूबर से मार्च। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी में क्षारीयता का मुख्य कारण
सोडियम के डैश की मात्रा का अधिक होना है। तो मिट्टी में जो क्षारीयता होती है वो मुख्यतः सोडियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जो लवण होते हैं उनकी अधिक मात्रा होने की वजह से जो मिट्टी में क्षारीयता हो जाती है। सोडियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, खांसी सर्दी जुकाम किसके कारण होते हैं? खांसी सर्दी जुकाम जो है, जिसे इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है, ये मुख्यतः वायरस की वजह से होते हैं। आप सभी को पता होगा कि वायरस विषाणु की वजह से खांसी सर्दी जुकाम होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक प्रोटोजोआ के कारण होता है, कौन सा रोग? उस रोग को पहचानना है आपको, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। तो इसमें से जो है निद्रा रोग जो है वो प्रोटोजोआ से होने वाला एक रोग है, जो कि मक्खी के काटने से होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, निद्रा रोग प्रोटोजोआ का। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जन्य रोग है? तो खाद्य जन्य रोग जो है वो आपको बताना है। तो इन सब में से जो है टाइफाइड जो है, आप सभी को पता होगा कि टाइफाइड जो होता है वो गंदे पानी की वजह से होता है, गंदा खाना गंदा पानी पीने की वजह से। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, टाइफाइड। टाइफाइड जो है वो खाद्यजन्य रोग है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, गुजरात के भावनगर में समुद्री जल का विलवणीकरण डैश द्वारा किया जाता है। तो आपको पता होगा कि इंडिया में जो है समुद्री जल जो बनाया जाता है उसको जो विलवणीकरण किया जाता है वो मुख्यतः सौर ऊर्जा के द्वारा ही किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सौर ऊर्जा के द्वारा विलवणीकरण किया जाता है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में फेंके गए परमाणु बम के क्या नाम थे? तो जापान में जो 1945 में बम गिराए गए थे, परमाणु बम, उनका जो नाम था लिटिल बॉय और फैट मैन। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लिटिल बॉय और फैट मैन। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर डैश वाले अर्धचालक हैं। तो ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जो मैंने आपको डोपिंग बताया था। डोपिंग दो तरह की होती है। ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल डिवाइस है जिसमें पीएन जंक्शन का बना होता है। तो इसमें जो है 3 टर्मिनल डिवाइस है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सेमीकंडक्टर बने होते हैं वो पीएन जंक्शन के बने होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि एनपीएन या पीएनपी ही का ही संयोजन होगा। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है ये आपको बताना है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, निर्देशों का समुच्चय यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, तेल की खोज के लिए भारत सरकार का उद्यम है। तो तेल की खोज के लिए भारत सरकार का कौन सा एक कंपनी है, तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ओएनजीसी जो है वो भारत की तेल की खोज के लिए भारत सरकार की एक कंपनी है, उद्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, आलू में किस वर्ग का पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? तो कौन सा पोषक तत्व आपको आलू में होता है ये बताना है। तो आप सभी को पता होगा कि आलू में बहुतायत मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो आलू में सबसे ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन सनसाइन विटामिन भी कहा जाता है? तो कौन से विटामिन को सनसाइन विटामिन कहा जाता है? ये आप सभी को पता होगा कि सन में जो है विटामिन डी सबसे अधिक पाया जाता है। तो विटामिन डी जो है हमें सन से मिलता है, तो सनसाइन विटामिन भी विटामिन डी को कहा जाता है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज लवण विद्यमान होता है? तो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें कौन सा खनिज लवण होता है, ये आप सभी को पता होगा कि उसमें आयरन पाया जाता है, यानी कि लौह तत्व पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि रक्त में हीमोग्लोबिन में लौह तत्व पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, फॉसिल फ्यूल नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कोयला, लिग्नाइट और पेट्रोलियम, ये तीनों जो है वो जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। लेकिन जिंक जो है, जिंक एक एलिमेंट है, तत्व है, यानी कि धातु है। तो जिंक इसका जो है गलत आंसर है, यानी कि जीवाश्म ईंधन जो है जिंक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के कौन से राज्य चीनी उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है? तो भारत में जो चीनी है वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश जो है वो चीनी उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में VLSI से क्या अभिप्राय है?
तो VLSI के आपको बताना है। 3-4 टर्म होते हैं वो आप जान लीजिएगा। LSI मतलब होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VLSI का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, उसके बाद इसके बाद होता है ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसका ऑप्शन जो 3 है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI से अभिप्राय है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि नाभिकीय संलयन क्या है, ये आपको बताना है। तो नाभिकीय संलयन, संलयन मतलब होता है दो चीजों का जुड़ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है और जो ये नाभिकीय होता है ये परमाणु में ही होता है, तो परमाणु का जुड़ना यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परमाणु का जुड़ना नाभिकीय संलयन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल पूर्व संक्रियात्मक अवधि की विकासात्मक अवस्थाएं हैं। तो बाल पूर्व संक्रियात्मक अवधि जो होती है 2 से लेकर 7 वर्ष तक की आयु होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि 2 से लेकर 7 वर्ष तक की आयु बाल पूर्व संक्रियात्मक अवधि कहलाती है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि एक व्यक्ति की आयु 20 वर्ष है और उसकी बुद्धिमत्ता भी 20 है तो उसका बौद्धिक स्तर क्या होगा। तो आपको IQ निकालना है। तो IQ का फॉर्मूला मैंने आपको वीडियोस में बताया था कैसे निकालते हैं। तो उसमें बुद्धिमत्ता और आयु को जो है एक दूसरे को डिवाइड करते हैं और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका बौद्धिक स्तर निकल जाता है। तो यहाँ पे 20/20 इज इक्वल्स टू 1 और इंटू 100 इज इक्वल्स टू 100 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि उसका जो बौद्धिक स्तर वो 100 हो जाएगा, IQ लेवल 100 हो जाएगा। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि अनसुलझी कुंठाएं एक विशिष्ट प्रकार के व्यवहार को जन्म देती है जो डैश कहलाती है। तो अनसुलझी जो कुंठाएं होती है वो जो है आक्रामकता को जन्म देती है। ऑप्शन नंबर 2, अनसुलझी कुंठाएं जो है वो आक्रामकता को ही जन्म देती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहेगा तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो बहुत ज्यादा हिंसक या आक्रामक हो सकता है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, अपने कार्यस्थल पर व्यक्ति की कार्य क्षमता डैश कहलाती है। तो अपने कार्यस्थल पर जो व्यक्ति की कार्य क्षमता जो होती है वो श्रम दक्षता शास्त्र कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, श्रम दक्षता शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र किसके द्वारा समन्वित किए जाते हैं। तो मानव शरीर में जो तंत्रिका तंत्र होता है वो अवश्य बात है कि मस्तिष्क के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है, समन्वित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मस्तिष्क के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32 है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है। तो मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो सेरेब्रम होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रमस्तिष्क जो होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें क्योंकि इसके आंसर ढूंढने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। बहुत से जगह ऐसा है कि आपको गलत आंसर भी बताया गया होगा, लेकिन मैंने लेट से वीडियो लाया है और कोशिश किया है कि आपको सही से सही आंसर प्रोवाइड कराया जाए। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। तो हार्मोन आपको बताना है कि कौन सा हार्मोन है जो रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। तो आप सभी को पता होगा कि इंसुलिन जो है वो रक्त में जो ग्लूकोज यानी शर्करा का जो स्तर है उसको बढ़ाता है और इसी इंसुलिन की कमी से ही मधुमेह नामक यानी कि डायबिटीज होता है। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है, उद्दीपन और अनिक्रिया को समझने के लिए किस वैज्ञानिक ने कुत्तों पर प्रयोग किया। तो उद्दीपन और अनुक्रिया को समझने के लिए जो जिस वैज्ञानिक ने कुत्तों पर प्रयोग किया उसका नाम था इवान पावलोव। इवान पावलोव जो थे उन्होंने उद्दीपन और अनुक्रिया को समझने के लिए जो प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, हिरन, बत्तख, बकरी और गाय किसके उदाहरण हैं। तो हिरन, बत्तख, बकरी और गाय ये सभी शाकाहारी हैं। तो शाकाहारी के उदाहरण है, मांसाहारी तो है नहीं, सर्वभक्षी भी नहीं है यानी कि, और वन्य प्राणी तो है ही नहीं ये बकरी और गाय और बत्तख। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, आहार श्रृंखला में रुक्त कड़ी कौन सी है। तो आहार श्रृंखला में कड़ी बताना है कि खटमल को कौन खाता है। खटमल को मकड़ी खाता है और मकड़ी को मेंढक खाता है। और मेंढक को कौन खाता है, तो आप सभी को पता होगा कि मेंढक को कीट तो नहीं खाएंगे, गेहूं भी नहीं खाएंगे, चिड़िया भी नहीं खाएंगे, मेंढक को सांप खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन है, 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी। तो 1938 में जो राष्ट्रीय योजना समिति थी उस समय के जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, उनकी अध्यक्षता में ही गठित की गई थी।
कहीं कहीं पे आपको इसका आंसर जवाहरलाल नेहरू भी बनेगा, लेकिन वो जो राष्ट्रीय योजना समिति थी वो 1950 की थी, उसमें जो थे जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, लेकिन 1938 वाले में जो थे वो सुभाष चंद्र बोस ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट 38 नंबर जो क्वेश्चन है, परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो परमाणु सिद्धांत जो दिया था वो जॉन डाल्टन ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, प्लवमान पिंडों के अध्ययन में किस यूनानी वैज्ञानिक का योगदान आज भी उपयोगी है? प्लवमान पिंडों यानी कि तैरने वाले पिंडों, पानी में जो तैरते हैं उन पिंडों के अध्ययन में, तो आप सभी को पता होगा कि द्रव का जो सिद्धांत था वो आर्किमिडीज ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा कि आर्किमिडीज ने प्लवन पिंडों का अध्ययन में दिया था सिद्धांत, वो आज भी उपयोगी है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारत के किसके शासनकाल के दौरान विज्ञान का स्वर्ण युग था? तो विज्ञान का जो स्वर्ण युग है वो सबसे ज्यादा गुप्त साम्राज्य में विज्ञान का जो है, भारत में विज्ञान का जो उद्भव हुआ है जिसमें कि आर्यभट्ट वगैरह थे, तो उन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया है विज्ञान के क्षेत्र में, इसलिए गुप्त साम्राज्य को भारत के शासनकाल का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह वलयाकार है? तो वलयाकार ग्रह बनाना है जिसके वलय हैं, तो वलय जो आपका शनि ग्रह का है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा कि वलय जो है वो शनि के हैं। नेक्स्ट है, क्षोभ मंडल डैश से बना होता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको वायुमंडल नहीं पूछा है, क्षोभ मंडल पूछा है, क्षोभ मंडल डैश से बना होता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल का 75% से भी ज्यादा भाग क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है, यानी कि वायु मैक्सिमम वायु जो है क्षोभ मंडल में ही पाई जाती है, और क्षोभ मंडल में ही मैक्सिमम ऑक्सीजन भी पाया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन का उपयोग ही सारे जीव जंतु करते हैं, तो इसलिए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन भी क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है। तो सारे के सारा जो ऑक्सीजन है 21% वो क्षोभ मंडल में पाया जाता है, और 78% नाइट्रोजन जो है वो क्षोभ मंडल में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो है देखिए, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के आधे क्षेत्र तक ही सारी वायु खत्म हो जाती है, तो मैक्सिमम वायु जो है वो क्षोभ मंडल में ही है, तो इसलिए इसका आंसर जो वही हो जाएगा जो कि वायुमंडल में प्रतिशत है, यानी कि 78% और 21%, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, वैदिक समाज में राजाओं की अध्यक्षता वाले छोटे राज्य कहलाते थे? तो वैदिक समाज में जो राजाओं की अध्यक्षता वाले जो राज्य कहलाते थे वो जनपद कहलाते थे, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जनपद। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, माना जाता है कि अत्रेय और पतंजलि ने डैश में भारतीय औसत शोध प्रबंध की समीक्षा लिखी। आप ऑप्शन में इसका देख सकते हैं कि अथर्ववेद, पुराण और श्लोक संहिता, ये तीनों जो है औषधि से संबंधित नहीं है, औषधि से संबंधित सिर्फ एक ही यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, चरक संहिता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चरक संहिता। चरक संहिता ही अत्रेय और पतंजलि ने भारतीय औसत शोध प्रबंधन की समीक्षा लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज का लेखक कौन थे? तो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज थे ये चार्ल्स डार्विन ने दिया था, आप सभी को पता होगा कि चार्ल्स डार्विन जो थे वो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक थे। नेक्स्ट है 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ गुर्दों में जल अवशोषण को बढ़ाता है और मूत्र के प्रवाह को कम करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एडीएच। एडीएच ही वो पदार्थ है जो गुर्दों में जल के अवशोषण को बढ़ाता है और मूत्र के प्रवाह को कम करता है। ये एक तरह का हार्मोन है, ये हार्मोन जो प्रवाह होता है तो उससे ये प्रक्रिया होती है गुर्दों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस शहर में स्टील संयंत्र नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सा में स्टील संयंत्र नहीं है, तो दुर्गापुर में है, राउरकेला में भी है और बोकारो में भी है, इन सारे में सेल है यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, लेकिन चंडीगढ़ में जो है वो स्टील संयंत्र नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चंडीगढ़। नेक्स्ट है 48 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास आयोग की स्थापना कब की गई? तो भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास आयोग की स्थापना जो की गई थी वो 1953 में की गई थी, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला, तेल, गैस और नाभिकीय संसाधन आज विश्व की ऊर्जा के कितने प्रतिशत के लिए उत्तरदायी हैं? तो आज आप देख रहे होंगे दोस्तों कि पूरे विश्व में कोयला, तेल, गैस और नाभिकीय संसाधन का ही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 94%। 94% जो है यूज किया जाता है इन सब का। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ?
तो सेकेंड वर्ल्ड वार जो था, द्वितीय विश्व युद्ध, वो 1939 से लेकर के 1945 तक चला था। तो इसकी समाप्ति जो हुई थी 1945 में हुई थी, जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमले से हमला कर दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1945। तो 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन ये थे। अब 51 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन अगले वीडियो में मैं प्रोवाइड करूंगा। वीडियो जल्द ही आपको मिल जाएगी। वो वीडियो आ जाएगी तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।